निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? यानी कि मौलिक अधिकार को से सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। एक पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत। ये उत्तर होगा सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके तहत क्या किया गया था कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब यह केवल एक कानूनी और विधि अधिकार बनकर रह गया है, जिसे भाग 12 कब भाग 12 में कितने आर्टिकल में अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 300 क के तहत क्या है रखा गया है। पहले कहां था ये भैया? तो पहले था 19(1) के एफ आर्टिकल में ये था, ठीक है। और एक अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, ठीक है। यह संविधान संशोधन किसके काल में हुआ था? तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी के समय हुआ था। अब दूसरा देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन क्या है। ये 42वां संविधान संशोधन, इसे क्या कहते हैं? इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। उस समय क्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय 42वां संविधान संशोधन के समय समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भाग 4A में क्या जोड़ा गया था भैया? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, अनुच्छेद 51A, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब 48वां संविधान संशोधन क्या है? 48वां संविधान संशोधन के तहत आपातकाल और अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा से परे रखने का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में बदल दिया गया। और 47वां संविधान संशोधन, ये 37वां, तो 37वां संविधान संशोधन क्या है? ये इस समय अरुणाचल प्रदेश के लिए विधान सभा और विधान परिषद का प्रावधान किया गया था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? अब दल विहीन प्रजातंत्र का प्रभाव भैया किसने रखा था? तो इसका उत्तर हालांकि आ जाता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आता है, लेकिन कहीं कहीं महात्मा गांधी भी आपका उत्तर ले लेता है। दल विहीन प्रजातंत्र जुड़े कुछ बातें हम देख लेते हैं। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का मूल समर्थन जो था महात्मा गांधी और एम.एन. राव ने किया था। लेकिन इस विचार को व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल, इस विचार को व्यवहारिक जो रूप दिया, व्यवहारिक रूप देने और जयप्रकाश नारायण ने दिया, और किसने? विनोबा भावे ने दिया। व्यवहारिक लोकप्रिय रूप आगे बढ़ाने में किसने काम किया? जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे ने। और एक क्या है? एम से डांगे क्या है भैया? तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के संस्थापक में से एक और ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता रह चुके हैं। ये राम मनोहर लोहिया है, बी ऑप्शन। ये प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक, सप्त क्रांति आदि का सिद्धांत ये दे चुके हैं। महात्मा गांधी का इसलिए कह दिया था कि महात्मा गांधी भी हो सकता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने का इन्होंने क्या किया था? सुझाव दिया था। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किस राज्य मानवाधिकार की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर राज्यपाल हो जाएगा। नियुक्ति के संदर्भ में बात करेंगे तो नियुक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है, द्वारा समिति के सिफारिश पर की जाती है। यानी कि राज्यपाल द्वारा एक समिति के सिफारिश पर इनकी क्या है? नियुक्ति किया जाता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है इनकी? तो हालांकि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। इन्हें नियुक्ति देने का अधिकार तो राज्यपाल के पास है, राज्य मानवाधिकार आयोग के, लेकिन हटाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। राष्ट्रपति के स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करना होगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग का करना होगा तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये दिमाग में रखिएगा। इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होगा या 70 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष में से जो पहले पूरा कर लिए हो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? माने किस वर्ष पूछ रहा है कि भैया किस साल जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था ए, इसका उत्तर होगा 1856 में। पारित होने की तिथि क्या थी? अगर डेट के साथ पूछ दे तो इसका क्या हो जाएगा? 26 जुलाई 1856, ठीक है।
इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना और उनकी संतानों को वैध दर्जा दिलाना था। और इसके हालांकि किन किन ने इसमें काफी योगदान किया इसको हटाने में, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में कौन कौन? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के महान क्या थे? ये समाज सुधारक थे। इन्होंने प्राचीन संस्कृति शास्त्रों का प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि विधवा विवाह क्या है? शास्त्र संबंध है। यानी इन्होंने ये साबित किया कि जो विधवा विवाह है ये शास्त्र संबंध है, शास्त्रों के खिलाफ नहीं है। और इसमें अहम भूमिका किस गवर्नर जनरल ने निभाया? तो ड्राफ्ट जो लाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था। जो इसके कानून के लिए ड्राफ्ट लाया गया, किसके समय लाया गया? ये डलहौजी के समय लाया गया। और इस ड्राफ्ट को पारित किसके समय किया गया? तो ये पारित किया गया लॉर्ड किसके? कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग के समय इसको पारित किया गया। ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ और 1857 की क्रांति के बाद, अब ये 1858 की हम बात कर रहे हैं, क्या था? तो ये 1858 का एक अधिनियम पास किया गया था। इसमें क्यों भैया? तो ये 1857 का क्रांति के बाद क्या हुआ था? भारत का जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउंट को सौंप दिया गया था। और इसी के समय क्या हो गया था? गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भाग को करेवा स्थलाकृति पाई जाती है? यानी हिमालय के आखिर किस भाग में करेवा स्थलाकृति पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कश्मीरी हिमालय। क्या होगा? कश्मीरी हिमालय इसका उत्तर हो जाएगा। कश्मीरी घाटी में करेवा जो है वो कश्मीरी घाटी में पाए जाने वाला झिलिये निक्षेप एक प्रकार का है। इसका उपयोग हालांकि कहा होता है जाफरान में, जिसे केसर कहते हैं, सेब बादाम अखरोट की खेती में ये प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया, मुझे बड़ा पूछता है ये, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया? तो डेट के साथ इसको याद रखिएगा। मेक इन इंडिया जो था शुरू किया गया था कब? ये सितंबर 2014 में, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया शुरू किया गया था। किस तारीख को? तो 25 सितंबर। डेट याद रखिएगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था। उद्देश्य क्या था? भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और निवेश को बढ़ावा देना। ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसका लोगो क्या है? तो लोगो इसका शेर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में, क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? यानी संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? तो इसका हो जाएगा भाग 9 में भैया किए गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक क्या है? दर्जा मिला। और आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यानी 243 से लेके 243 ओ तक इससे संबंधित आर्टिकल है केवल। ठीक है। ये संविधान के 11वीं अनुसूची में आता है। किसमें? 11वीं अनुसूची में, सब दिमाग में रखिएगा, आता है, जिसमें पंचायतों की 29 विषय शामिल किए गए। कितने विषय? 29 विषय। ठीक है। और इसी समय त्रिस्तरीय लाया गया, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर के पंचायतों का गठन किया गया। अब देख लेते हैं बाकी सब क्या है। ये भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्य सरकार से संबंधित, राज्य सरकार के संबंधित है। इसमें राज्य का कार्यपालिका, विधायिका और उच्च न्यायालय से संबंधित है। अब भाग 6 में क्या है भैया? तो भाग 6 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य का क्या है? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निरसित या हटाया जा चुका है। अब 8 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश का क्या है? प्रशासन है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये शको पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने
निम्नलिखित में से कौन से धातु के सिक्के प्रचलन में लाए। यानी जब शकों पर विजय प्राप्त किया चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसके बाद उसके उपलक्ष्य में, खुशी में, वो धातु के कौन सा सिक्का जो था वो प्रचलन में लाया। तो कौन बी उत्तर होगा, चांदी। चांदी के सिक्के उन्होंने क्या किए, प्रचलन में लाए। शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की भी उपाधि ली। इस विजय के उपलक्ष्य में क्या किया उन्होंने, चांदी के सिक्के जारी किए। अब गुप्तवत में चांदी के सिक्के जारी करने वाला यह क्या होगा, पहला शासक होगा। ठीक है। अब सोना का थोड़ा देख लेते हैं, सोना क्या है। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे, दीनार, दीनार कहते थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए। अब चांदी तो समझ ही गए। तांबा, गुप्त काल में तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते थे। रामगुप्त के तांबे के सिक्के प्रसिद्ध थे। माने रामगुप्त के समय क्या थे, तांबे के सिक्के क्या थे, प्रसिद्ध है। ठीक है। पित्तल, ये ऐसे ही हो गया आपको। गुप्त काल मौद्रिक प्रणाली में पित्तल के सिक्के क्या थे, प्रचलित नहीं थे। मेन सोना, चांदी और तांबा को प्रश्न पूछता है, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बैटिंग द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। यानी क्या पूछ रहा है, किस वर्ष लॉर्ड विलियम बैटिंग द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता क्या की गई, प्रदान की गई। तो देख लेते हैं कब की गई। तो ये आपको किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता जो दिया गया आपको, कब दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पूछ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कभी कभी बताया कीजिए उत्तर के आखिर कौन सा उत्तर होगा। चलिए हम ही बता देते हैं, ये 1835 ईस्वी, 1835 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने अपने कार्यकाल में अंतिम समय में प्रेस नियंत्रण हटाने का फैसला लिया, जिसे 1835 में क्या किया गया, प्रेस एक्ट के रूप में पास किया गया। बैटिंग की नीति को लागू करने वाले कार्यवाहक गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, यानी जो इस नीति को लागू किया वो कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पूछ देगा भारतीय प्रेस का, पूछ देगा प्रश्न कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, किसे, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अब 1832 में क्या क्या घटना हुआ थोड़ा देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बैटिंग का कार्यकाल जारी था। इस दौरान कई सामाजिक सुधार हुए, से सती और सती प्रथा का अंत किया गया, उस पर कार्य किया गया, कड़े कदम उठाए गए थे सती प्रथा पे। इस समय कड़े कदम उठाए गए थे। ठीक है। 1833 से देख लेते हैं क्या है। तो 1833 में क्या है, 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था। बैटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। ठीक है। 1834 ऐसे ही एक सारे सालों के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं कि बेसिक बात में क्या होता है। तो 1834 ईस्वी में हुआ था, भारत में पहली विधि आयोग की स्थापना हुई थी। कब, पहली विधि आयोग की स्थापना पूछ देगा कब हुआ था, तो 1834 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस किस अधिवेशन में नरम पंथ और चरम पंथ गुटों में विभाजित हो गया। यानी कि नरम दल और गरम दल कब बट गए, ये सवाल पूछ रहा है। तो ये सीधे आपको किस अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में भैया हो गया था। ये कब की घटना है, तो 1907 में। ये 1907 में हो गया था। ये कांग्रेस का कौवा अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन था। ठीक है। यानी कांग्रेस के 23वां अधिवेशन में 1907 में सूरत में क्या हुआ था, और नरम दल और गरम दल दो गुटों में बट गए थे। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था, याद रखिए पूछ देता है कि सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था। तो कौन किया था भैया, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस दो गुट नरमपंथी और चरमपंथी में बट गए थे। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के दोनों गुटों पुनः एक हुए कब, 1907 में अलग हुए और 1916 में एक हुए। कब, लखनऊ अधिवेशन, याद रखिएगा पूछ देगा एक कब हुए थे, पुनर्मिलन कब हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ। और इसकी अध्यक्षता कब की थी, किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है।
अलग कब हुआ, अलग कब हुआ, तो अलग 1907 में हुआ, 23वां अधिवेशन था, सूरत का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। अब इन्हें पुनर्मिलन कब हुआ, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिकाचरण मजूमदार। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अब ये ए ऑप्शन है बंबई, तो इसमें 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की स्थापना यही हुई थी 1885 में, यही बंबई अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है। 1907 आप सूरत देख ही लिए। कलकत्ता में 1906 में हुआ था, अध्यक्षता इसका दादा भाई नौरोजी ने किया था, पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था, स्वराज, ये कलकत्ता में। नागपुर अधिवेशन 1920 पूछता है, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया था, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित यहीं से हुआ था। तो ये चारों को इस दृष्टिकोण से भी याद रखना है, ठीक है। आगे मिलते हैं जल्दी और सारे प्रश्न लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।